नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है भारत की बात। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे विनती है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करें। और आज हम बात करने वाले हैं महान क्रांतिकारी वीरांगना दुर्गावती देवी की। वीरांगना दुर्गावती देवी को हम दुर्गा भाभी के नाम से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दुर्गा भाभी यानी दुर्गावती देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव में पंडित बाके बिहारी के यहाँ हुआ। दुर्गा भाभी के पिता पंडित बाके बिहारी इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में कलेक्टरेट में नाजिर थे और इनके दादाजी शहजादपुर गांव में जमींदार थे, जिन्होंने बचपन से ही दुर्गा की सभी ख्वाहिशें पूरी की, क्योंकि दुर्गा अपने परिवार में इकलौती बेटी थी। मात्र 10 साल की अल्पायु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण वोहरा के साथ हो गया। इनके ससुर शिवचरण जी रेलवे में बहुत ऊंचे पद पर तैनात थे और वो बेहद सम्मानित थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब का खिताब दिया था। भगवती चरण वोहरा राय साहब का पुत्र होने के बावजूद अंग्रेज़ों की दास्ता से भारत को मुक्त कराना चाहते थे। वे क्रांतिकारी संगठन के प्रचार सचिव थे। वर्ष 1920 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भगवती चरण वोहरा खुलकर क्रांति में कूद पड़े और उनकी पत्नी दुर्गा भाभी ने भी पूरी तरह से उनका साथ दिया। क्योंकि दुर्गा देवी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, इसलिए सभी क्रांतिकारी सम्मानपूर्वक दुर्गावती देवी को दुर्गा भाभी कह के संबोधित किया करते थे। सन 1923 में भगवती चरण वोहरा ने नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा प्राप्त की और दुर्गा भाभी ने प्रभाकर की डिग्री हासिल की। दुर्गा भाभी का मायका और ससुराल दोनों पक्ष बहुत संपन्न थे। ससुर शिवचरण जी ने दुर्गा भाभी को 40,000 रुपये व पिता बाके बिहारी ने 5,000 रुपये संकट के दिनों में काम आने के लिए दिए थे। लेकिन इस दंपत्ति ने इन पैसों का उपयोग क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने में किया। मार्च 1926 में भगवती चरण वोहरा और भगत सिंह ने संयुक्त रूप से नौजवान भारत सभा का प्रारूप तैयार किया और रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर इसकी स्थापना की। सैकड़ों नौजवानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान वेदी पर चढ़ाने की शपथ ले ली। भगत सिंह व भगवती चरण वोहरा सहित सभी सदस्यों ने अपने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय भगवती चरण वोहरा जी शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बावजूद दुर्गा भाभी जरा भी कमज़ोर नहीं पड़ी, बल्कि दोगुनी हिम्मत, दोगुने साहस के साथ क्रांतिकारियों का साथ देने में देश को आज़ाद करने के लिए सक्रिय रहीं। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चला दी, जिसमें गवर्नर हैली तो बच गया, लेकिन सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज पुलिस इनके पीछे पड़ गई। मुंबई की एक फ्लैट से दुर्गा भाभी व साथी यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा भाभी का काम साथी क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से पिस्तौल लाना व ले जाना था। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम समय में अंग्रेज़ों से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, उसे भी दुर्गा भाभी ने ही लाकर उनको दी थी और उस समय दुर्गा भाभी उनके साथ ही थी। उन्होंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लाहौर और कानपुर में ली थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जाने लगे तो दुर्गा भाभी और सुशीला मोहन ने अपनी बाहें काटकर अपने रक्त से दोनों को तिलक लगाकर विदा किया था। असेंबली में बम फेंकने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें छुड़ाने के लिए दुर्गा भाभी ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। आखिरकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। साथी क्रांतिकारियों के शहीद हो जाने के बाद दुर्गा भाभी बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह अपने 5 वर्षीय पुत्र शचींद्र को शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से दिल्ली चली गईं, जहां पर पुलिस उन्हें बार बार परेशान करती रही। दुर्गा भाभी उसके बाद दिल्ली से लाहौर चली गई, जहां पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्ष तक नज़रबंद रखा।
फरारी, गिरफ्तारी और रिहाई का ये सिलसिला 1931 से 1935 तक यूं ही चलता रहा। अंत में लाहौर से जिला बदर किए जाने के बाद 1935 में वे गाज़ियाबाद में प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी करने लगी और कुछ समय बाद पुनः दिल्ली चली गईं और कांग्रेस में काम करने लगी। कांग्रेस का जीवन रास न आने के कारण उन्होंने 1937 में कांग्रेस को छोड़ दिया। ना जाने ऐसा क्यों होता था उस दौर में कि जो क्रांतिकारी देश के लिए जान लुटाने को तैयार होते थे उन्हें कांग्रेस का जीवन नहीं रास आता था। 1939 में इन्होंने मद्रास जाकर मारिया मोंटेसरी से मोंटेसरी पद्धति का प्रशिक्षण लिया तथा 1940 में लखनऊ में कैंट रोड के नज़ीराबाद में एक निजी मकान में सिर्फ 5 बच्चों के साथ मोंटेसरी विद्यालय खोला और आज भी यह विद्यालय लखनऊ में मोंटेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 1999 को गाज़ियाबाद में उन्होंने सबसे नाता तोड़ दिया और सभी स्वर्गीय क्रांतिकारियों के पास इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। दुर्गा भाभी के बारे में कहा जाता है कि जब दुर्गा भाभी घर से निकलती थी तो सभी क्रांतिकारियों को ये विश्वास होता था कि अगर दुर्गा भाभी घर से निकली है तो आज किसी न किसी अंग्रेज़ अधिकारी पर मौत मेहरबान होगी ही। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम शत शत नमन करते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, ना अपने भविष्य के लिए कुछ सोचा, ना अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सोचा, जिनका सिर्फ एक स्वप्न था, एक संकल्प था, स्वतंत्र भारत, स्वाभिमानी भारत, भारत माँ का सम्मान, माँ भारती की स्वतंत्रता, जय हिंद, जय भारत। ये नारे उनके जीवन में प्राण वायु का काम करते थे। वे जीते भी थे भारत के लिए और उन्होंने अपना बलिदान भी भारत के लिए ही दिया। इन महान क्रांतिकारियों को हमारा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। साथियों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स में अवश्य बताएं। और एक महत्वपूर्ण बात, आगे आने वाली वीडियोस में भी हम दुर्गा भाभी की वीरता के किस्से आपके साथ बांटते रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।